आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने का काम करेगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं इन सभी प्रश्नों के साथ। और प्रश्न बात करने से पहले आपसे फिर एक बात और कहना चाहते हैं कि आपको पहले परीक्षा का मॉडल पता होना चाहिए कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आप अगर जंग के मैदान में अगर लड़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुश्मन के पास कितना ताकतवर है, ठीक ना, दुश्मन क्या क्या कौन कौन सा हथियार लेके आ रहा है युद्ध के लिए। तभी तो जब तक हमको उसके बारे में पता नहीं रहेगा, तो अगर हम मान लीजिए अगला आदमी बम लेके आ रहा है और हम लाठी लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि वो दूर से ही बम मारा, कहानी खत्म। तो इसलिए हम लोग को भी परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे कुल 1 से लेके 30 तक जो रहेगा आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, आप लोग सभी को जानते हैं, और उसी पे एक प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद जो आपसे प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 38 तक जो प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 8 प्रश्न रहेगा। 8 प्रश्न में आपको मात्र 6 प्रश्नों के जवाब देने। देखिए क्या रहेगा, 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक रहेगा, तो 2 अंक का रहेगा। और इसमें से मात्र कितना प्रश्न का जवाब देना है, 6 प्रश्न का। यानी कि आपके पास एक बम्पर ऑफर है कि आप कोई ना कोई 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, यानी कि आप उसकी तैयारी अगर नहीं भी किए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। और इसका अधिकतम शब्द कितना शब्द में देना है, मतलब उत्तर 40 शब्दों में। इसके बाद आपका अगला आता है 39 से लेके 46 नंबर तक। 39 से लेके 46 नंबर तक। यहाँ पर भी आपको कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, और 8 प्रश्न में मात्र आपको 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं, और 2 प्रश्न यहाँ पर भी छोड़ने के लिए बोला गया है। यानी कि यहाँ से 6 प्रश्न, यहाँ से 6 प्रश्न। इसके बाद आपका 47 से लेके 52 तक कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से मात्र आपको कितने प्रश्न बनाने हैं, 4 प्रश्न बनाने हैं। यानी कि यहाँ से 4 प्रश्न। आपसे टोटल पूछा गया 22 प्रश्न। 22 प्रश्न में आपको बनाने हैं मात्र 16 प्रश्न। 6 प्रश्न आपके पास छोड़ने का ऑफर दिया गया है। यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री तो यहाँ पर नहीं देता है, इसमें थोड़ा सा कम फ्री दे रहा है ना, ज़्यादा बनाना है कम छोड़ना है। चलिए, फिर भी 25% डिस्काउंट देता है कि नहीं। 25% डिस्काउंट है। जिस प्रकार से आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, उसी प्रकार से परीक्षा में भी अभी क्या है कि हर जगह पे सेल चल रहा है, चाहे वो कपड़ा बाजार हो चाहे फिर परीक्षा हो, उसी प्रकार से आपको भी सेल देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आप लोग सभी को जानते हैं ना कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का मतलब हो गया कि जिधर देखिए इस तरह से मान लीजिए एक दर्पण है, तो इधर जिधर गड्ढा है उधर हम चेहरा देख पाते हैं। जैसे आपके घर में चम्मच है या करछुल है, तो जिधर से हम लोग उठाते हैं, यानी कि जिधर से हम लोग खाना उठाते हैं, उधर क्या हो जाएगा, अवतल। और पीछे तरफ से अगर हम देखेंगे तो उधर से क्या हो जाएगा, उत्तल। यानी कि नाम भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ये जो उठल वाला साइड है, यानी कि ये जो उठल वाला साइड है और इधर धसल वाला साइड है, अगर इधर अगर रंग किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी जिधर उठल है उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण, और जो धसल है उसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र सी पर रखा गया है। देखिए, इस तरह से हम दर्पण लेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक ना। और ये दोनों जहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र रखें, वक्रता केंद्र और पी के बीच में क्या होता है, फोकस दूरी होता है। वस्तु कहाँ पे रखना बोला है, वक्रता केंद्र पे, तो वक्रता केंद्र पे रखें और यहाँ से दर्पण से सीधे एक लाइन खींचेंगे। और देखिए, चाहे कोई भी लाइन हम लोग वस्तु से खींचेंगे, वो कहाँ से होते हुए लौटता है, तो फोकस दूरी से ही। तो ये फिर सीधा कहाँ से लौटा, फोकस से होते हुए ये वापस आ गया, और एक लाइन यहाँ से फोकस से होते हुए दर्पण से गया, और दर्पण से फिर ये सीधा वापस आया। जहाँ ये दोनों मैच किया वहीं पे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसे सवाल आपको 6, यानी कि आप अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब पढ़े होंगे और उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब पढ़ेंगे। वहीं अगर बात करें लेंस का, तो उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब पढ़े होंगे और अवतल लेंस में 2 प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, पिछला बार
पहले प्रश्न पूछा था दर्पण का, बाद में पूछा है लेंस का। क्योंकि पिछला बार 2 बार साइंस का परीक्षा हुआ था, इसलिए इस बार ज़्यादा संभावना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दर्पण का, यानी कि आपसे कोई ना कोई एक दर्पण के बारे में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो उसमें से एक यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आप लोग इसको भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए फिर अगला प्रश्न है कि व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक ना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, और वहीं हम लोग पढ़ते हैं कि तारा टिमटिमाता है। तो देखिए ग्रह और तारा में ग्रह नहीं टिमटिमाता है जबकि तारा टिमटिमाता है। अगर हम लोग इस पे बात करें तो एक आसान सा एक नॉर्मल भाषा हम लोग जानते हैं कि जब 2 आदमी आपस में लड़ता है तो जब तक वो सामने रहता है उसका बोलती बंद रहता है, यानी कि चुप रहता है। जैसे ही वो दूर जाता है टिमटिमाने लगता है, मतलब ज़्यादा ताकत उसमें आ जाता है। वही हाल यहाँ पर भी आप समझिए, पृथ्वी से ग्रह क्या है, सामने है। पृथ्वी से ग्रह क्या है, सामने है। और वहीं अगर बात करें, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से बहुत सामने इधर बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, मतलब सामने सामने। वहीं अगर हम तारा का बात करें तो तारा बहुत दूर है। ठीक ना, तो ये दूर है तो दूर से तो ज़्यादा धाधावा करेगा ना, तो वही क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। जबकि ये सामने है, ये जान रहा है कि भाई ज़्यादा हम टिमटिमाएंगे तो ये कभी भी लथिया सकता है, लेकिन उसको पता है कि ये मेरे तक नहीं पहुंचेगा। ये सब बस याद करने के लिए आप लिखिएगा, ऐसे परीक्षा में नहीं लिखिएगा। आप वहाँ पे लिखिएगा क्या कि देखिए ग्रह जो होते हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के क्या है, बहुत ही नज़दीक है, पृथ्वी के बहुत पास है ग्रह की अपेक्षा, और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह भी मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा क्या होगी, कुल परिवर्तन के औसत मान का शून्य होगा। इसी कारण से ग्रह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। या फिर आप इस तरह से, आप साइंटिफिक भाषा में अगर आप नहीं लिखना चाहते तब आसान भाषा में भी लिख सकते हैं कि देखिए ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और ग्रहों के पास अपनी प्रकाश नहीं होती। वो कहाँ से प्रकाश ग्रहण करता है, तो सूर्य से लेता है, और सूर्य से जो प्रकाश वो ग्रहण किया, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो ग्रह तक टकराया। जैसे मान लीजिए इस ग्रह से टकराया और इस ग्रह से प्रकाश टकरा करके कहाँ पहुँचा, हमारी आँखों तक पहुँचा। तो ये ग्रह काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण से इसका प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचने में विचलित कम होता है, कम विचलन होता है। जबकि अगर वही बात करें कि यहाँ पे तारा अगर है और यहाँ से तारा का प्रकाश यहाँ तक आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो वायुमंडल है, वायुमंडल का बहुत ज़्यादा मोटा परत से इसको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। अब कभी कभी धूल कण आ गया, कभी वायुमंडल साफ रहा, तो जब धूल हो गया तो क्या हुआ कि उसका प्रकाश थोड़ा कम दिखाई देगा, और जब साफ मौसम है तो प्रकाश हमें आसानी से दिखाई देगा, जिसके कारण से हमें कभी तारा कभी ज़्यादा दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। और वही कारण है कि हमें कैसा लगता है कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है, जबकि हमें ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक ना, तो आप आसान भाषा में क्या लिखिएगा कि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है ग्रह, जिसके कारण से वो उसका प्रकाश कम विचलन होता है, इसलिए हमें ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं नज़र आते हैं। ठीक ना, चलिए कोई दिक्कत इस प्रश्न पे नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अम्ल को तनुकृत करते समय ही हम यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जैसे अपने घर में अगर आप देखते होंगे, जैसे दीपावली के समय आप जब पोचाड़ा करते हैं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा में, या फिर जो टीना का है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चूना घोलते हैं। और चूना घोलने का भी एक तरीका क्या है, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि चूना ले लिए और उसमें क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। उसके कारण चूना क्या होता है, उबलने लगता है और वो बाहर भी आता है। अब वहीं अगर कांच का पात्र है तो कांच का पात्र क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं कि पहले इस मान लीजिए एक बर्तन लिए और एक बर्तन में पहले से हम क्या ले लिए, पानी ले लिए। ठीक ना, पहले से क्या ले लिए, पानी ले लिए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चूना डाल रहे हैं या फिर कोई भी अम्लीय पदार्थ इसमें डाल रहे हैं, और धीरे धीरे इसको क्या करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे अभिक्रिया होगा, तो जो यहाँ गैस बनेगा, जो भी यहाँ गैस बनेगा वो गैस क्या होते जाएगा, बाहर निकलते जाएगा, बाहर निकलते जाएगा, जिसके कारण ये जो बर्तन है या फिर ये जो पात्र है वो क्या होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा और इसके टूटने की संभावना कम होगी। लेकिन अगर
हम यहाँ पे पहले से ही हम क्या कर लिए हैं, चूना ले लिए हैं या फिर कोई भी अम्लीय पदार्थ ले लिए हैं। इसके बाद ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, तेज़ी से ये अभिक्रिया करेगा जल के साथ, और तेज़ी से अभिक्रिया करने के बाद ये बर्तन को क्या कर सकता है, ये तोड़ भी सकता है। तब हम क्या करेंगे, तब हम देखिए जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती थी। जैसे हम लोग पहले पार्ट में भी हम लोग पढ़े हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि इसमें क्या होगा, बहुत अधिक ऊष्मा बाहर निकलने की संभावना है, ठीक ना। जैसे हम लोग चूना को घोलते हैं तब देखते हैं कि चूना क्या होने लगता है, खौलने लगता है और चूना बार बार बाहर आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब हम सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या हो सकता है, अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी कि डपक करके वो क्या हो सकता है, बर्तन के बाहर, इस तरह से ये बर्तन है, बर्तन से ये बाहर आ सकता है, ठीक है ना, बर्तन से ये कहा जा सकता है बाहर, तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। अब मान लीजिए इस जगह पे कोई है, जैसे हाथ में आप एक बीकर लेके अगर आप मिला रहे हैं तो बीकर से जब वो बाहर आएगा तो आपका हाथ क्या हो सकता है, जल सकता है। यही घटना 2 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट के साथ भी हुआ कि उसको ऐसे बार बार समझाया गया लेकिन वो नहीं समझा। अब वो गलती किया जिसके कारण से बीकर क्या हो गया, टूट गया और उसका मुंह में पूरा मतलब चूना चला गया, जिसके कारण ये सब जल भी गया था। तो कई बार हमें क्या करना रहता है, ध्यान देना रहता है। तो देखिए इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही हमें अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। अब जो कांच का पात्र है वो गर्म हो जाएगा। कई बार देखते होंगे कि आप जब पोचाड़ा करने के लिए जब चूना को गर्म करते होंगे, अगर आप प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा में अगर आप उसे गर्म कर रहे हैं तो प्लास्टिक का डिब्बा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो फूट भी सकता है। इसलिए हम कैसे बर्तन में उसे गर्म करते हैं, या तो मिट्टी के बर्तन में या तो टीना में, है ना, या फिर कोई ऐसा बर्तन जो जल्दी से गर्म होने के बाद वो खराब ना हो, ठीक है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए क्या करना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, ठीक ना। इसलिए हमेशा आप जब भी कोशिश कीजिएगा कि अम्ल हो या फिर क्षार पदार्थ हो, दोनों को ही अगर आप जल के साथ मिला रहे हैं तो पहले आप जल लीजिएगा, उसके बाद ऊपर से अम्ल या क्षार को मिलाएगा। ऐसा नहीं कि पहले आप ले लिए अम्ल या क्षार को, इसके बाद ऊपर से क्या डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं। अगर इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो कई बार नुकसान होने का संभावना बन जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है, ठीक ना। कोई भी विद्युत परिपथ में अतिभारण का मतलब ओवरलोड। कई बार हम लोग अतिभारण का मतलब नहीं समझते। अतिभारण का मतलब क्या हो गया, ओवरलोड, ठीक ना। आप कई बार ऐसे भाषा का प्रयोग सुनते होंगे कि मशीन जो है वो ओवरलोड ले लिया या फिर मशीन बंद हो गया, तो उसका कारण वही है अतिभारण। तो अतिभारण कब होता है, कैसी कंडीशन में अतिभारण हो सकता है, आप समझिए इसको कि अतिभारण तब होता है जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही समय में अधिक विद्युत उपकरणों को चालू किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि स्कूल का आपका घंटी लगा, स्कूल छुट्टी हो गया, आप जैसे मान लीजिए कि आप सेकेंड फ्लोर में, अब जैसे मान लीजिए ये स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक ना, आप मान लीजिए इस फ्लोर में आप बैठे हुए हैं, आपका यहाँ से उतरने का सीढ़ी एक छोटा सा है, ठीक ना, सीढ़ी छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे भीड़ क्या है, ज़्यादा है। अब ज़्यादा आदमी एक ही बार इस सीढ़ी से अगर नीचे उतरना चाहेगा तो कई बार चिपा चिपी जाता चिपा होगा कि नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि भीड़ में कई बार लोग अचानक दौड़ते हैं, जिसके कारण कई लोग गिर भी जाते हैं और उनका हाथ पैर भी टूट जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ जब बिजली में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। जब ओवरलोड दिया जाता है तो या तो तार टूट जाएगा, ठीक ना। और वही चीज़ हम स्कूल के माध्यम समझे या फिर मेले में हम समझे कि मेले में जितना जगह है, जितना जगह में जहाँ पे 100 आदमी अट सकता है, जहाँ पे 100 आदमी अट सकता है, वहाँ पे अगर हम 500 आदमी को एक साथ घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी भीड़ हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे, जहाँ पे एक तार मान लीजिए 500 वाट तक का वोल्टेज को वो कवर कर सकता है, वहीं पे हम इसको 1500 वाट का लोड दे देंगे तो तार क्या हो सकता है, जलेगा। तार जलेगा नहीं जलेगा, जलेगा ना। उसी को हम लोग देहात में कहावत कहते हैं कि जहाँ सुई ना आटे तहाँ हम लोग क्या हटा दे रहे हैं, फार हटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग वही है अतिभारण, कहेंगे क्या
कि अति भारण तब होता है जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही समय में क्या कर रहे हैं, अधिक विद्युत उपकरणों को क्या किया जा रहा है, चालू किया जा रहा है। इससे विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और जिससे तार कर क्या हो जाता है, गर्म होके पिघल सकता है। मतलब तार पहले गर्म होगा, फिर नरम होगा, फिर पिघल करके दोनों क्या हो जाएगा, सट जाएगा, और जो तार से जो विद्युत प्रवाह हो रहा था ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही जो मशीन हम उससे जोड़े हैं वो मशीन भी क्या हो सकता है, खराब होगा। खराब होगा नहीं होगा, होगा ना। हाँ, तो देखिए जिससे तार क्या हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं और पिघल सकते हैं। अति भारण के कारण क्या हो सकती है बच्चों, आग भी लग सकती है, और यह विद्युत उपकरणों को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब उस पर जो भी मशीन जोड़ा गया है वो मशीन को वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अगले प्रश्न पे देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्या कारण है कि जब कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डुबाया जाता है तो वो उसका रंग क्यों बदल जाता है। देखिए जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक ना, कॉपर सल्फेट को कॉपर को क्या कर देता है, सल्फेट से विस्थापित कर देता है। यानी कि यहाँ पे लोहा का कील जो है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। ठीक ना, Fe जो है वो Cu की तुलना में क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व होने के कारण सल्फेट को क्या कर देता है कि इसको सल्फेट से इसको कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। आप इसको और अगर बढ़िया समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी कि स्कूल के तोता मैना थे। ठीक ना, अब मान लेते हैं कि ये लड़की है और ये क्या है, लड़का है। ये मान लीजिए लड़का है। अब देखिए मान लीजिए कि ये दोनों का उम्र अभी 22 साल या फिर 20 साल हो रहा है, 20 साल हो रहा है। और देखिए ये अधिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इसका उम्र अभी 25 वर्ष हो रहा है, 25 वर्ष हो रहा है। अब देखिए दोनों में ज़्यादा ताकतवर, यानी कि कमाने में, सिर्फ ताकत के बदौलत नहीं, कमाने में। अब ये 25 साल का ये है तो ये कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा होगा, तो ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, 25 साल वाला। अब एक 20 साल का लड़का है जो किसके बदौलत जी रहा है, अपने बाप के बदौलत, यानी बाप का कमाई में उड़ रहा है, तो ये इसकी तुलना में ये क्या होगा, कम ताकतवर होगा। अब ये अधिक ताकतवर वाला क्या करेगा कि इस लड़की के साथ जो इसका दोस्ती यारी था इसको क्या कर देगा, ये तोड़ देगा और ये इसको लेकर के चला जाएगा। यानी कि इसको इसके मूलक से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके मूलक से क्या कर देता है, विस्थापित करके खुद उसका जगह ले लेता है। तो वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, लोहा का कील कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक ना, जो सल्फेट है उससे कॉपर को हटा दिया और खुद उसके साथ वो अभिक्रिया करके क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। ठीक ना, क्या बनाया, आयरन सल्फेट, यानी कि उससे ब्याह रचा लिया। तो देखिए, और जब जानबे करते हैं कि जब आदमी का ब्याह रचता है तो हाथ में मेहंदी और लगता है, यानी कि लाल रंग। तो अब ये देखिए ये तो धातु है, तो ये कैसा रंग बना लेगा, हरा रंग, यानी कि ग्रीन सिग्नल दे दिया। बुझे, आदमी हो तो लाल रंग, मेहंदी का रंग लाल, और लोहा जब किसके साथ, सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, हरा रंग कर लिया। ठीक ना, देखिए जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसी कारण से क्या होता है, विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक ना, इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है। कोई दिक्कत इस प्रश्न पे किसी को भी नहीं है ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि उत्पादक किसे कहते हैं। देखिए, उत्पादक और उपभोक्ता दो अलग अलग हैं। उत्पादक मतलब जो उत्पादन किया, और उपभोक्ता मतलब जो उसका उपयोग किया। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्पादन।
देखिए उत्पादक किसे कहते हैं, तो देखिए जो जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से क्या बनाता है, कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा यानी कि चीनी एवं मठ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। यानी कि वैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी साग सब्जी आप देख रहे हैं जिसको हम शाकाहारी, जिसको हम क्या कहते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाया, मतलब वो किसी अन्य जीव पर वो क्या हुआ, आश्रित नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो किसी अन्य जीव पर वो आश्रित नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो देखिए कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसे कि सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। मतलब जितने भी नील हरित शैवाल हैं या फिर जो भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी इसके उदाहरण हैं, ठीक ना। यानी कि देखिए जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना रहा है। अब आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे कह देते हैं कि नहीं हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाएं, हमको कौन ला के दिया है ना। देखिए आप जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो कोई ना कोई जीव को आप मार के बना रहे हैं, तो आप क्या कहलाएं, उपभोक्ता कहलाएं। आप क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। लेकिन अब कोई भी पेड़ पौधा को आप देखें हैं कि कोई अन्य जीव को मार करके वो खा गया, नहीं खाता है। वो क्या करता है कि सूर्य प्रकाश जब सुबह जब दिन में जब सूर्य का प्रकाश मिलता है और वायुमंडल से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ ही साथ पत्ता में जो उसका क्लोरोफिल है, वहीं पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करता है, खाना बनाता है और अपना भोजन कर लेता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादक कहते हैं। ओके, चलिए फिर देखिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड हम क्यों कहते हैं, ठीक ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अम्ल और क्षार क्या करता है, दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि दोनों के साथ यह अभिक्रिया करता है। वैसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि आप शादी विवाह में देखते होंगे कि जो अगुआ का काम करता है, मतलब ये लड़की तरफ भी लुचुर पुचुर करता है और लड़का तरफ भी लुचुर पुचुर करता है, ठीक ना। मतलब हिंदू बोलेगा और हुंदू, ना घर का है ना घाट का है, उसी को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि इसकी ये जो है ये क्या करता है, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षार के साथ। यह अम्ल और क्षार दोनों को क्या करता है, उदासीन करके क्या बना लेता है, लवण तथा जल बनाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक ना। इसका उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसको अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करवाया गया और क्षारक के साथ भी, दोनों ही जगह पे ये क्या दिया, लवण बनाया और लवण के साथ साथ क्या बनाया, जल बनाया, ठीक ना। यानी कि अगुआ क्या करता है, शादी विवाह भी करवाता है और साथ ही साथ कुछ लेता भी है ना। क्या लेता है, धोती गंजी ना, धोती गंजी ले लेता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑक्सीन हार्मोन के कोई दो कार्य लिखे, ठीक ना। ऑक्सीन हार्मोन के दो कार्य कौन कौन से। तो देखिए ऑक्सीन हार्मोन का पहला कार्य है कि यह तने के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, जिससे क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है। यानी कि जो भी पेड़ पौधा में या जो भी आप छोटे छोटे पौधों में देखते होंगे, जब छोटा पौधा रहता है वो क्या करता है, तेज़ी से विकसित होता है ना, तेज़ी से बढ़ता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके बाद उसका गति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसका एकमात्र कारण अगर कोई है तो वो कौन है, ऑक्सीन हार्मोन। और हम लोग देखते होंगे कि जैसे ही हम लोग कोई भी फसल में हम लोग क्या करते हैं, जब यूरिया खाद फॉस्फेट या कोई भी दवा हम लोग छिड़काव करते हैं तो उसके बाद फसल क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता है। दरअसल वो क्या करता है, उसको हार्मोन को रिलीज होने में मदद करता है। जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको हॉर्लिक्स दिया गया या फिर कॉम्प्लेन अच्छा कॉम्प्लेन पिलाया जाता है ना, च्यवनप्राश खिलाया जाता है। तो वो दरअसल वो उसका काम क्या है कि वो वृद्धि हार्मोन को रिलीज करेगा। यानी कि मनुष्य में कहाँ पे होता है, ये मस्तिष्क में जो वृद्धि हार्मोन है उसको
उसको एक्टिव करता है कि भाई तुम रिलीज करो। अब जैसे ही वृद्धि हार्मोन क्या करता है, वृद्धि हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि, तो वैसे शरीर क्या होने लगता है, लंबा होता है, यानी कि इंसान बड़ा होगा, कोई भी बच्चा। और जिसका भी अगर पीयूष ग्रंथि अगर वृद्धि हार्मोन को रिलीज नहीं करता है या फिर धीरे धीरे रिलीज करेगा, वो क्या हो जाएगा, या तो बौना हो जाएगा या फिर शरीर का मतलब बहुत सारे अंग क्या होते हैं, छोटे रह जाते हैं, ठीक ना। तो उसका एकमात्र कारण कौन है, वृद्धि हार्मोन। इसी प्रकार से ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो कोई भी जो पेड़ पौधे हैं उसकी कोशिका का अग्रभाग, मतलब जो तना जो है उसका कहाँ पे रहता है, अग्रभाग में रहता है, और वहाँ पे तेज़ी से वो टूटता है, और टूट करके एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसके कारण वो तेज़ी से क्या होता है, वृद्धि करता है, ठीक ना। और यह बीजों के अंकुरन को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे आप चना फुलाएं, आज आप चना फुलाएं, 2 दिन 3 दिन के बाद आप देखिएगा कि चना में क्या हो जाता है, अंकुर आ जाता है, ठीक ना, और वो बड़े हो जाते हैं। तो उसका भी कार्य कौन करता है बच्चों, तो ऑक्सिन हार्मोन करता है, ठीक ना। ये सभी काम देखने का कार्य किसका है, ऑक्सिन हार्मोन का। देखिए ये जो अभी हम लोग देखें कि 31 से लेकर के 38 तक प्रश्न, ये सभी प्रश्न कितने अंक के थे बच्चों, 2 अंक के थे, ठीक ना, 2 अंक के थे। अब हम लोग जितना भी प्रश्न देखेंगे वो सभी प्रश्न कितने अंक के होंगे, 3 अंक के होंगे, यानी कि 39 से लेकर के 46 तक जितने भी प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और ये 3 अंक के हैं, और इनमें से किन्हीं हम लोग को 6 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, लेकिन आप परीक्षा में 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अभी आपको पढ़ना है तो आप 8 प्रश्न पढ़िएगा, ठीक ना। और कितने शब्दों में जवाब देना है, अधिकतम। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि कई बार परीक्षा में इस तरह से लिखा हुआ है कि 150 शब्दों में, तो बच्चा सोचता है कि भाई एक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना है, नहीं देना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अधिकतम 150 शब्दों में, यहाँ पे न्यूनतम नहीं बोला है, यहाँ क्या बोला है, अधिकतम 150 शब्दों में देना है, ठीक ना, अधिकतम 150। यानी कि आप कम से कम अगर आप 40, 50, 60 शब्दों में भी अगर उसका उत्तर हो रहा है तब उतना में दे के काम चला लीजिए, अधिकतम लिखने से बचना है। ऐसा नहीं कि कॉपी में हम लोग जगह है तो कॉपी में पूरा भर देंगे, वैसे में टीचर आपको नंबर नहीं देंगे। फिर देखिए आपके पास अगला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता तिर्य्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा क्या ज्ञात करना है, साइज ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, यानी कि हम लोग पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं इस तरह से। आप कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले आप उसका ध्यान से अध्ययन कीजिए, फिर हम लोग इस तरह से बनाते हैं। और क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता तिर्य्या, यानी कि इसका क्या 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, सी 40 सेंटीमीटर वक्रता तिर्य्या, तो फोकस कितना हो जाएगा, इसका फोकस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि सी से परे होगा, सी और एफ के बीच में होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा और इस तरह से यहाँ से गया। अब यहाँ पे आप लिखिएगा कि एच बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यू दिया है, यू बराबर कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, इसका आर दिया हुआ है, ठीक ना, वक्रता तिर्य्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो देखिए एफ बराबर क्या होता है, आर बाय 2, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 2, कट के कितना आ गया, 20, यानी कि एफ बराबर कितना आ गया, 20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण है, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी आप ध्यान रखिएगा। दर्पण के उस तरफ अगर कुछ भी है तो वो किस में लिखाता है, प्लस में, दर्पण के बाईं तरफ माइनस में। तो यहाँ देखिए u भी दर्पण के बाईं तरफ है तो u भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और f भी किस में होगा, माइनस में होगा। अब हम लोग क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, बोलो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक ना, या फिर 1/u प्लस 1/v, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिखते हैं। 1/f का मान कितना हो जाएगा, 1/-20, 1/v का मान हम लोग को निकालना है, प्लस u का मान कितना दिया है, -36। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको उधर रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो
क्या हो जाएगा इधर 1/v बराबर, इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा 1/36 -1/20। अब देखिए 1/v बराबर, ये दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा 20 36। कुछ बोल रहा है बादल? और ये कितना हो जाएगा इधर 18 2 5 9 5 2 5 को 20 20 9 180। ये कितना हो जाएगा 36 5 को 20 9 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 36 यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा -4/180। ये कटेगा 4 एकम 4 4 दूने 4 चौके 16 बचा कितना 2 5 चौके 20, यानी कि 1 बटा कितना बचा -45। 1/v बराबर 1/-45। ये तिरछा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा v बराबर -45। ठीक ना। इसके बाद क्या निकालना है, h निकालना है, h डैश निकालना है। तो h डैश बराबर क्या होता है, h डैश बराबर m बराबर h बराबर -v/u। h डैश का मान तो हम लोग को नहीं दिया हुआ है, h डैश निकालना है। h का मान कितना दिया हुआ है 10। v का मान बोलो कितना दिया हुआ है -45/u का मान -36। ये माइनस माइनस कट गया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h डैश बराबर कितना हो जाएगा 450 बटा कितना होगा 36। अब जो काट कूट के जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका h आ जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि खतरे का निशान लाल क्यों होता है। ठीक ना, खतरे का निशान लाल क्यों होता है। देखिए जब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और वहीं अगर हम बात करें बाकी और रंग का, जैसे हम लोग 7 रंग, प्रकाश का किरण में कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। उसमें से सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका रहता है, लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका रहता है, बैगनी का। ठीक ना, सबसे कम किसका रहता है, बैगनी रंग का। देखिए जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। ठीक ना, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम है। अब देखिए जो जितना ज़्यादा ताकतवर है, जो जितना ज़्यादा ताकतवर है उसको, मान लीजिए आप कोई आदमी जैसे यहाँ से चल के और यहाँ तक जा रहा है। ठीक ना, बीच में भीड़ है। अब बीच में भीड़ है, इसको यहाँ पे इसको रोकने के लिए लोग हैं। अब जो ताकतवर होगा पूरा भीड़ को चीरते हुए पहले यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, और जो ताकतवर नहीं है वो क्या होगा, पीछे पहुँचेगा। इसी तरह से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने के कारण ये ताकतवर है तो ये क्या होगा, भीड़ को चीरते हुए सबसे पहले पहुंचेगा। यानी कि वही होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और इसीलिए दूर से देखने पर भी हमें कैसा दिखाई पड़ता है, लाल ही दिखाई देता है, तथा खतरे का संकेत का पता चल जाता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या फिर धुएं में भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक ना, जिसके कारण अब देखिए अगर मान लीजिए सिग्नल में अगर इस लाल दूसरा कोई भी कलर का अगर उपयोग किया जाता है, मान लीजिए बैगनी कलर का अगर उपयोग किया गया तो बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे कम है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा दूर से हमें दिखाई नहीं देगा तो हमें खतरे का सिग्नल पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसीलिए खतरे का सिग्नल के रूप में कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न समीकरण को संतुलित
कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 समीकरण दिया गया है, आप तीनों समीकरण हम लोग जैसे एक समीकरण संतुलित करके आपको बताते हैं, फिर बाकी आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, क्या कि यहाँ पे सभी समीकरण आपको संतुलित करके दिया गया है। अभी देखिए हम लोग एक प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट का कि ये है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। आप यहाँ पे कैसे लिखिएगा पहले तत्व का नाम, फिर लिखेंगे LHS, फिर लिखेंगे RHS, ठीक ना। तत्व के नाम पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो सोडियम दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। LHS में सोडियम का संख्या कितना है बच्चों, तो 1 है, और ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 2 है। और उधर अगर हम लोग RHS का बात करें तो सोडियम का संख्या 2 है और ऑक्सीजन का संख्या 1 है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बराबर किसको करेंगे, एक सवाल ये आता है। तो देखिए आपको जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले हम लोग धातु को बराबर करेंगे, ठीक ना, इसके बाद अधातु या फिर उपधातु जो भी है, क्योंकि देखिए धातु जो होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन उपधातु कई बार बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग को पहले किसको बराबर करना रहता है, धातु को। तो आप देखिए सोडियम इधर 2 है, तो इधर इसको कितना दे देंगे हम लोग, 2 सोडियम दे देंगे। अब देखिए पहले इसको तो हम लोग एक चीज़ और भूल गए थे कि इसको पहले क्या करना है, बॉक्स के अंदर इसको भर्ती करना है। अब इसको एडमिट कर दिए हैं। अब देखिए इधर 2 हो गया। अब देखिए सोडियम को अगर हम 2 दिए तो सोडियम को यहाँ पे ही बोलेगा कि नहीं, लिख के भी हमको बताओ कि सच में हमको दिया है कि नहीं दिया है, तो हम इसे 2 दे दिए। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, तो और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको भी क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसको भी कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो हम कितना से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे। तो ये 2 से गुना हो गया, तो इसको भी हम कितना दे दिए, 2 दे दिए। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो हम कितना दे दिए, 2 दे दिए, लेकिन यहाँ सोडियम के साथ भी सोडियम भी बोलेगा कि भाई उसको दिया तो हमको भी दो। तो सोडियम बोला ठीक है, इसको बोला गया कि चलो तुम भी ये 2 रख लो। तो सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया। सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि ये कितना, अब ये भी यहाँ 2 से गुना हो गया, तो ये 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो वैसे कंडीशन में फिर इसको भी कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ पे कितना से गुना होगा, 4 से गुना होगा, ठीक ना। तो अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी कि इसके पास 4 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन। इधर भी देखिए सोडियम का संख्या कितना है, 4, और ऑक्सीजन का संख्या अगर देखें तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से आप ये दोनों समीकरण को भी आप क्या कर लीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा, ठीक ना। तरीका यही रहेगा। और अगर कोई प्रश्न पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अम्ल क्या है, क्या सभी अम्लों में क्या समानता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि अम्ल क्या है और सभी अम्लों में क्या क्या समानताएं हैं। देखिए अम्ल जो है एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। यानी कि अम्ल जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन, यानी कि H+ आयन बनाता है। वहीं अगर हम बात करें क्षार का, तो क्षार जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, OH-, क्या बनाता है, OH-। तो हमसे यहाँ पे सिर्फ अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है, और इसका pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक ना। देखिए जिसका pH मान 7 से कम है वो क्या है, अम्ल है, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा है वो क्या है, क्षारक है। तथा यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, ठीक ना। फिर अम्लों में क्या क्या समानता होती है। देखिए सभी अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और अम्ल जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक ना। इसलिए नींबू का रस भी क्या करता है, नींबू हो या इमली, मतलब कोई भी अम्ल है जो कि विद्युत को क्या करता है, पास करता है, ठीक ना। फिर अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यानी कि अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। फिर देखिए फिर अगला है कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह सफ़ेद और क्रिस्टलीय होता है। देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया था, अंतिम में क्या पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल
पाया जाता है। इसलिए हम लोग इसका जवाब क्या देंगे कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और यह एक कार्बनिक अम्ल है और यह सफ़ेद और क्रिस्टलीय होता है। देखिए यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न पूछा गया सवाल है। यहाँ पे देखिए ये 3 अंक का सवाल है। अगर आप 3 अंक अगर आपको पूरा का पूरा चाहिए तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया, आप देख सकते हैं। अम्ल क्या है, ये पहला प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि सभी अम्लों में क्या क्या समानता है। आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर दीजिएगा तो आपका, मान लीजिए आप एक प्रश्न का उत्तर दे दिए तो आपको सिर्फ 1 अंक मिलेगा। आपको यहाँ पे 3 अंक नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ से 1 अंक ले लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको 1 अंक दिया गया और उसके बाद तीसरा फिर से लिखिएगा, तब जाके आपको कितना अंक मिलेगा, 1 अंक और मिलेगा। तभी जाके आप 3 अंक के लायक हैं, अन्यथा आप 3 अंक के लायक नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के जितने आपसे प्रश्न, जितना उम्मीद आपसे कर रहा है, आपको उतना देना पड़ेगा, बना के देना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। क्या पूछा है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या क्या भूमिका है। देखिए मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क जो है वो जो भी सूचना हमें प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए कि आप गर्म वस्तु को कुछ छुएं, ठीक ना, तो अचानक उसका सूचना कहाँ तक पहुँचेगा, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क प्रतिक्रिया करेगा, तब जाके हम क्या कर लेंगे, हाथ को हटा लेंगे। अब जिसका भी जो ये सूचना तंत्र है, यानी कि जो संवेदी कोशिकाएं हैं, वो अगर कार्य नहीं कर रही या फिर धीरे कर रही है तो उसका देखिएगा कि पैर भी जल गया तो उसको पता नहीं चलता है। कई बार देखिए हम लोग हाथ में कटा जाते हैं, फिर ब्लड निकलने लगता है, फिर हम लोग को बाद में पता चलता है कि नहीं हाथ क्या हो गया है, कट गया है या फिर जल गया है। तो देखिए वही है कि मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय, मतलब यही पूरे शरीर को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है कि शरीर को कब क्या कौन सा काम करना है। हमें भूख लगा है, ये चीज़ का पता हमें कौन बताता है, मस्तिष्क बताता है, ठीक ना। देखिए यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करती है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएँ सीधे मस्तिष्क द्वारा ही क्या होती है, नियंत्रित होती है, तथा तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचन होना भी क्या है, इसी का उदाहरण है। कि जैसे अचानक हमारे आँखों में लाइट पड़ा तो हम क्या कर लेते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं, तो उसका भी कारण कौन है, तो यही मस्तिष्क है, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत इस प्रश्न पे नहीं है। फिर देखिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ठीक ना। द्विखंडन जो है वो बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है। देखिए पहले हम लोग द्विखंडन देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, बहुखंडन देखेंगे। देखिए इस विधि द्वारा एक कोशिकाएं जीव 2 भागों में विभक्त होता है। क्या होता है कि यह 2 भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। जैसे कि क्या होता है, अमीबा। देखिए द्विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका है, वो एक कोशिका क्या हो गया कि टूट करके वो 2 भाग में विभाजित हो गया और 2 अलग अलग नया जीव का उत्पन्न किया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बहुखंडन का, तो इस विधि में एक कोशिका जीव अनेक भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। मतलब एक अकेला कोशिका टूट करके एक साथ में कई सैकड़ों नए जीव का उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, मलेरिया परजीवी। जैसे हम लोग के शरीर, जैसे हम लोग मलेरिया, जैसे ही हम लोग का बीमार मलेरिया हो गया तो हम लोग क्या होते हैं, अचानक देखते हैं कि सुबह तक ठीक थे, शाम तक हम लोग बेड से उठने नहीं सकते। उसका कारण क्या है कि मलेरिया परजीवी तेज़ी से क्या होती है, विकसित होती है और तेज़ी से उसका विखंडन होता है। और बहुखंडन विधि द्वारा क्या होता है, बहुत सारे नए जीव का उत्पन्न कर, मतलब नए नए मलेरिया परजीवी उत्पन्न होते हैं और पूरा शरीर में क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। अब देखिए फिर हम उठने बैठने क्यों नहीं सकते, मान लीजिए मलेरिया हो गया तो फिर हम उठने बैठने क्यों नहीं सक रहे, उसका भी कुछ कारण होगा। तो उसका कारण क्या है कि देखिए कोई भी जीव जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, उसको भी जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता है, पोषक तत्व का आवश्यकता है। अब वो मलेरिया परजीवी कहाँ पर होता है, तो हमारे खून में हो जाता है। अब खून, देखिए जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उस खाने से जो पोषक तत्व प्राप्त हुआ उसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका रहता है, ब्लड का, खून का। अब खून जब हमारी छोटी आंत से
छोटी आँत से जब पोषक तत्वों को ले करके हमारे हाथ की कोशिकाओं तक पहुंच रहा था, रास्ते में मलेरिया परजीवी उससे रोक करके क्या ले लिया, पोषक तत्व छीन लिया। अब हमारे हाथ के अंग को, पैर के अंग को क्या पोषक तत्व मिल पाया? नहीं मिल पाया। तब ये हाथ का अंग, पैर का अंग, आँख का अंग, मतलब शरीर के पूरे अंगों को अगर पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा तो क्या वो सही ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, सही ढंग से काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण से हमें क्या, कैसा महसूस होने लगता है? थकावट महसूस। इसलिए अगर आप कभी भी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं कि बेड रेस्ट कीजिए, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए ताकि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किस पे खपत हो सके? वो मलेरिया परजीवी से लड़ने में शरीर खपत कर सके। अन्यथा अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका शरीर का जो भी एनर्जी है वो तो आप काम करने में ख़त्म कर रहे हैं, और जो बचा कुचा एनर्जी है वो कौन ले रहा है? मलेरिया परजीवी ले रहा है। तो क्या आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्या वो उससे लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा, जिसके कारण हम और तेज़ी से क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे समझ गए कि बहुखंडन इस विधि में एक कोशिकीय जीव अपने अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। जैसे कि क्या हो गया? मलेरिया परजीवी हो गया। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रजोस्राव चक्र क्या है? गर्भावस्था में रजोस्राव चक्र क्यों नहीं होता है? ठीक ना, रजोस्राव हो गया या फिर ऋतुस्राव हो गया, रजोधर्म हो गया, मतलब कोई भी प्रश्न पूछे उसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पे पूछा है कि रजोस्राव चक्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जवाब देते हैं कि रजोस्राव चक्र क्या है। तो देखिए रजोस्राव चक्र जो है वो महिलाओं में होने वाला एक मासिक जैविक क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें लगभग कितने दिनों का अंतराल होता है? तो 28 से 30 दिनों का अंतराल पर यह गर्भाशय की भीतरी परत यानी कि कहाँ पे? एंडोमेट्रियम झड़कर रक्त स्राव के रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है। और यह चक्र किशोरावस्था यानी कि लगभग 12 से 14 वर्ष से शुरू होकर रजोनिवृत्ति तक चलते हैं, यानी कि एक महिला का लगभग 45 से 50 साल की उम्र तक यह चक्र चलता है। ये पहले की लड़कियों में क्या होता था कि 15 साल 16 साल की उम्र के बाद ये शुरू होता था, लेकिन अभी कुछ में 12 से 14 वर्ष के बीच में ही ये क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और इस चक्र का उद्देश्य शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करने का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर जिस लड़की में भी ये अगर सही से ना हो तो वो क्या हो सकती है? कभी वो माँ नहीं बन सकती है। फिर उसे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। देखिए गर्भावस्था में रजोस्राव क्यों नहीं होता है? जब एक महिला गर्भवती हो जाती है तो उस समय यह क्यों नहीं होता है? ठीक ना, देखिए उसका भी आप समझिए। ये जो रजोस्राव में जो निकलने वाला जो ब्लड है, वही ब्लड क्या रहता है कि वो जो नए शिशु के आगमन के लिए या फिर नए जीव के आगमन के लिए जो नया घर तैयार करके, जो गर्भाशय जो नए घर बना करके रखा था, अगर जब नए शिशु का आगमन नहीं होता है, यानी कि अंडाशय, शुक्राणु और अंडाशय जब दोनों निषेचित करके नए जीव का उत्पन्न नहीं करते हैं, तो उस समय उस घर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो घर स्वतः क्या हो जाता है? टूट जाता है, और टूट करके वही ब्लड सेल के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। तो देखिए जब अगर मान लीजिए गर्भावस्था हो गया, यानी कि नए शिशु का आगमन हो गया, ठीक ना, तो वैसे समय में गर्भावस्था के दौरान निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार में क्या हो जाते हैं? स्थापित हो जाते हैं, और वहाँ भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक ना, इस अवस्था में गर्भाशय की परत झड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रखने के लिए नए नवजात शिशु का आगमन हो चुका है, तो उसको घर मिल गया। अब प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और ये हार्मोन गर्भाशय की परत को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं, और इसीलिए गर्भावस्था के समय में रजोस्राव क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि शरीर भ्रूण को पोषण देने में लगा रहता है और गर्भाशय की परत को बनाए रखता है। और उस समय जो ब्लड है वो ब्लड किसके काम आता है? तो उस नए शिशु के भोजन के रूप में काम आता है। ठीक ना, यानी कि जो उस समय जो माँ खाना खाएगी वही खाना किसके लिए भी होगा?
बच्चे के लिए भी होगा। तो अगर उस समय अगर माँ कुछ अचड़ा कचड़ा खाएगी या फिर कुछ भी ऐसे पदार्थ का सेवन करेगी जो उस बच्चे के लिए हानिकारक है, तो आगे आकर के मतलब आगे चल कर के उसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? उस नए बच्चे को, ठीक ना। इसीलिए आजकल आप लोग सुनते होंगे कि कई सारे बच्चों का ऐसे क्या होता है कि माँ के पेट के अंदर है, उसी समय उसे क्या हो गया? निमोनिया हो गया, या फिर जन्म लेते ही कुछ दिन के बाद उसे क्या पकड़ लिया? निमोनिया हो गया। तो उसका कारण क्या है कि जब माँ के पेट में वो बच्चा था उसी समय माँ कुछ ठंडा पदार्थ का ज़्यादा सेवन करती होगी, फ्रिज का पानी ज़्यादा पीती होगी, तो इसके का या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करती होगी। एक गर्भवती महिला को देखिए, आप जो लड़की लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी लड़के लोग वीडियो देख रहे हैं, जब आपका शादी हो जाए उसके बाद आप इन सभी पदार्थों के सेवन से आप बचिएगा। कभी भी आप जब भी कोई भी आपके आसपास की या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य अगर गर्भवती है उस समय में, तो उसे कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी ऐसे बाहरी पदार्थों का सेवन न के बराबर करवाएं। उससे क्या होता है कि उसका असर आज नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बच्चे में यह ज़रूर दिखेगा। फिर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, और जो आप खाने में जो आप 1000 रुपया खर्चा किए थे, बाद में वही बच्चे का इलाज में 1 लाख रुपया तक आपको खर्चा करना पड़ सकता है। समझे? इसलिए इस बात की आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक ना, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक क्या है? आवरण है, जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियों जैसे कि त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि से ये क्या करती है? रक्षा करती है। और मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में कहाँ होता है? पाया जाता है। देखिए, ओजोन परत एक तरह से हमारे लिए क्या है? रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यानी कि सूर्य से जो आने वाला जो हानिकारक किरण है उसे क्या करता है? वो रोकता है। जैसे अभी हम लोग गर्मी के दिन में हम लोग छाता लेके चलते हैं, है ना, या फिर बरसात के सीज़न में हम लोग क्या लेके चलते हैं? छाता लेके चलते हैं। तो वो छतरी जो है, वो छतरी मुख्य रूप से क्या काम करता है कि जो सूर्य से जो प्रकाश का किरण आ रहा है उसे वो क्या करती है? रोकती है, और रोक करके हमें छाया प्रदान करती है। तो उसी प्रकार से जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश का किरण है, जो पराबैंगनी किरणें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, उसे वो क्या कर लेती है? रोक के उधर ही क्या कर देती है? घुमा देती है, उसे अवशोषित करके ख़त्म कर देती है। और जो हमारे लिए लाभकारी किरण है उसे क्या कर देती है? यहाँ तक पहुँचने देती है। ठीक ना। अगर जिस दिन ओजोन परत छेद हो जाएगा तो उससे हमें कई सारी बीमारियां होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मोतियाबिंद हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो गया, पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक ना। फिर इंसान का अस्तित्व या फिर किसी भी जीव का अस्तित्व इस धरती से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमारे लिए क्या है? ओजोन परत चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक ना। फिर देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 से 52 तक, वो क्या है? दीर्घकालिक प्रश्न है, और सभी प्रश्न कितने अंक के हैं? 5 अंक के हैं। ठीक ना। तो इनमें से कोई 4 प्रश्नों के ही उत्तर हमें देने हैं। ठीक ना। देखिए, अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, और पार्श्वक्रम संयोजित में R1, R2, R3 प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक ना। देखिए, पार्श्वक्रम सिर्फ हम लोग यहाँ पे पार्श्वक्रम संयोजन बात करेंगे, बाकी R1, R2 कैसे ज्ञात करना है वो सब हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। ठीक ना। देखिए पार्श्वक्रम संयोजन, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को क्या किया जाता है? एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 प्रतिरोध लिया गया है। यहाँ पे कितना प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध, R1, R2 तथा R3। तीनों प्रतिरोध का पहला तार, यानी कि इसका पहला तार, इसका पहला तार और इसका पहला तार, तीनों तार को क्या किया गया है? एक साथ जोड़ा गया है। एक साथ क्या किया गया है? जोड़ा गया। और दूसरे तार को भी क्या किया गया है? एक साथ जोड़ा गया है। और इस प्रकार से जोड़ करके इस संयोजन को क्या किया गया है? पूरा किया गया है। इस प्रकार से इसे क्या किया गया है? पूरा किया गया है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक ना। हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के संयोजन को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। देखिए,
माना परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को क्या किए, समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा इनके बीच धारा I1, I2 तथा I3 क्या किया गया, प्रभावित किया गया। ठीक ना, इसमें कौन सा धारा I1, इसमें I2 और इसमें कौन सा धारा प्रवाहित किए, I3 धारा प्रवाहित किए। तो मुख्य परिपथ में कुल धारा देखिए, ये तो यहाँ से सिर्फ एक ही धारा प्रवाहित हो रहा है, कौन सा धारा है I, ठीक ना, और यही जाके ना तीनों में बटा, यानी कि तीनों में देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक थाली अगर चावल हम लोग लेके गए और ये तीनों को बांटे, यानी कि तीनों का जोड़ के कितना होगा, एक थाली ही होगा, है ना। मान लीजिए अगर एक बाप के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है और उसका 3 बेटा है, तो तीनों को तो बराबर ही देगा, और तीनों भाई का ज़मीन को अगर हम जोड़ देंगे तो फिर बाप की ज़मीन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, I1, I2 तथा I3 बराबर क्या हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, क्या होगा, I के बराबर। यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच का विभवांतर ओम के नियम से अगर हम ले तो क्या होगा, देखिए ये ओम के नियम से अगर लेते हैं तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, यही होगा, है ना। अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए लेते हैं, पहले प्रतिरोध यानी कि R1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1। इसको इस तरह से यहाँ से लेते हैं, फिर से लिखते हैं हम लोग, क्या लेंगे कि V बराबर I बटा R हो गया, ठीक ना। तो देखिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, I बटा R1 हो जाएगा, यही होगा ना, नहीं V बराबर IR होगा ना, V बराबर क्या हो जाएगा, IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। तब पहले प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1, फिर क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटा R2, इस समीकरण 1, समीकरण 2, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R3। अभी हम लोग ज्ञात किए कि अब तीनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1, 2, 3 तीनों को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब तीनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना हुआ था, I बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब देखिए V इधर है, V इधर आ जाएगा, ठीक ना, V इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, I बटा, ऐसे ही समीकरण ले लें, I बराबर क्या होता है, I बराबर V बटा R होता है। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बटा R लिख सकते हैं। इसके जगह पे तो क्या लिखेंगे, V बटा R बराबर क्या हो गया, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए V इधर गुना में है, इधर क्या आ जाएगा, भागा में, यानी कि V बटा R गुने क्या हो जाएगा, V बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब देखिए V कट गया तो बचा क्या, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यही हम लोग से क्या किया गया था, पूछा गया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, यानी कि प्रूव्ड, सत्यापित। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए छाप लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धातु एवं अधातु के 2 भौतिक एवं 3 क्या कीजिए, रासायनिक गुण लिखिए। ठीक ना। अभी हम लोग देखिए, पहले हम लोग किसका लिखते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। देखिए पहला है, धातु में एक विशेष प्रकार की
चमक होती है, ठीक ना। जबकि अधातु में हमें विशेष प्रकार की चमक देखने को नहीं मिलती है, ठीक ना। और फिर बात करते हैं कि धातु विद्युत का क्या होता है, धनात्मक होता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक। मतलब सब में आप इसका ऑपोजिट लिखते जाइए कि क्या लिखिएगा कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती, ठीक। धातु विद्युत का धनात्मक होता है, अधातु नहीं होता है, ठीक। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक ना। धातु आघातवर्धनीय और तन्य होता है। वहीं अगर बात करें अधातु का तो यह भंगुर होता है, ठीक ना। धातुओं का घनत्व उच्च होता है और उसका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है, जिसके कारण वो भंगुर होता है और वो टूट जाता है। देखिए अधातु का भी उसी प्रकार से है, लेकिन हम लोग को इसका इतना ज़्यादा हम लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं। फिर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, इसके रासायनिक गुणों पर अंतर। देखिए फिर हम लोग क्या देखेंगे, धातु में देखते हैं। धातु के पास परमाणु क्या कैसे आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें अधातु का, तो अधातु किस प्रकार के आयन बनाते हैं, तो ऋण आयन के बनाते हैं, ठीक ना। फिर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। वहीं धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक ना। फिर धातुएं तनु अम्ल से घुलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और कुछ अपवाद में है जो साधारण अवस्था में कुछ धातु से ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अधातु का, तो अधातु जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, ठीक ना। फिर अगला देखिए, धातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अपवाद में ये लोग हैं जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक ना। और धातुएं अवकारक होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अधातु का, तो क्या लिखेंगे, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, संयोजक हाइड्रोजन बनाता है। और यह अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। देखिए आपको जो भी आंसर लिखना है आप इस तरह से फिर से आप एक बार ला दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, धातु का भौतिक गुण, ठीक ना। ये क्या है, धातु का भौतिक गुण। फिर आगे देखिए, फिर इधर आ जाते हैं। फिर आप अगला लिख लीजिएगा, यहाँ से किधर गया यार। फिर ये हो गया अधातु का भौतिक गुण, ठीक ना। इसके बाद यहाँ से हो गया धातु का रासायनिक गुण, ठीक ना। फिर उसके बाद आगे आ गया अधातु का रासायनिक गुण, ठीक ना। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला पूछा गया हम लोग से सवाल कि समवायता किसे कहते हैं, पेंटेन के समवायों के नाम और संरक्षण सूत्र लिखिए। तो हम लोग इस पे आसानी से हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। और इस घटना की समन्वयता कहलाती है, ठीक ना। एक नॉर्मल पेंटेन का आप देख सकते हैं, फिर एक है नियोपेंटेन और एक है आइसोपेंटेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन का संख्या यहाँ पर भी कितना है, 5 है। कार्बन का संख्या 5 है और हाइड्रोजन का संख्या आप कितना हो जाएगा, 5 10 और 2 12। यहाँ पर भी आप गिनेंगे तो कार्बन का संख्या कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। और हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर भी कितना है, 12। हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर भी कितना है, 12। यानी कि दोनों में कार्बन का संख्या 5 और हाइड्रोजन का संख्या 12, लेकिन दोनों का संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है। फिर देखिए नियोपेंटेन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में, दोनों में कार्बन का संख्या कितना है, 5 है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन का संख्या, तो हाइड्रोजन का संख्या दोनों का क्या है, 12 है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समन्वयता कहते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा के बाद आप इस दिक्कत को क्लियर कर लीजिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक ना। देखिए अमीबा में आप देख सकते हैं कि जब ये पहले क्या करता है, अब जब इसको भूख लगता है अमीबा को, आप फोटो से ही समझिए, आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि अमीबा पहले क्या देखता है कि भाई अपने सामने अगर कोई भी खाद्य कण को देख रहा है जिसको वो भोजन के रूप में खा सकता है, उसको देखा तो उसका मुँह क्या कर लिया, मुँह बना लिया, ठीक ना। जैसे ही भोजन देखा वो क्या कर लिया, मुंह बना लिया। जैसे कि दामाद लोग होता है, दामाद ससुराल में अगर कुछ सामान देखता है तो मुंह फुलाना हुए शुरू कर देता है कि भाई ये सब हमको चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार से अमीबा क्या कर लिया कि जैसे ही खाद्य कण को देखा वो क्या कर लिया, मुंह बनाना शुरू कर दिया, ठीक ना, मुंह फुलाना शुरू कर दिया। अब फिर उस कण को जब तक नहीं खाएगा वो छोड़ेगा नहीं। जैसे दामाद को भाई जब तक वो देख लिया है उसको चाहिए ही चाहिए, फिर इसको खाया और अपने अंदर ही क्या कर लिया, उसको पाचित करके और उसको बाहर निकाल लिया। उसी को शब्दों में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे
कि अमीबा कोशिका की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, और ये प्रवर्ध भोजन की कणों को घेर लेते तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ क्या करते हैं, कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर के बाहर उसे क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि जो हम फोटो में देखें वही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, शब्दों में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन क्यों किया गया। आखिर वो दुनिया में और भी बीज है, और भी फल सब्जी है, दूसरा चीज़ का वो चयन क्यों नहीं किया, वो मटर के पौधा का ही चयन क्यों किया, इसका क्या कारण है। तो देखिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया। क्या कारण से, तो पहला है कि मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि मटर के पौधों में आसानी से हमें वैसे लक्षण, कोई भी अगर लक्षण में परिवर्तित होता है तो वो हमें आसानी से दिखाई देता है। वहीं अगर हम दूसरे पौधों की बात करें तो उसमें हमें आसानी से दिखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ हम मटर का देखते हैं कि इसका जीवन काल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक ना, ये कम समय में तैयार हो जाता है, इसलिए भी इसका चयन किया गया। और सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम रूप से भी इसमें परागन करवाया जा सकता है, ठीक ना, इसमें कृत्रिम रूप से भी परागन करवाया जा सकता है। और यह एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, एक ही पीढ़ी में कई सारे, मतलब मटर का आप पौधा देखे होंगे या फिर मटर देखे होंगे कि एक मटर के दाने से कई सारे मटर फलते हैं ना, हाँ, तो कई एक ही पीढ़ी में कई सारे अनेक बीज बनते हैं और इसीलिए इन्होंने क्या किया, मटर के दाने का चयन किया। तो अभी हम लोग टोटल 51 प्रश्न देखें और 52वां प्रश्न आपसे चित्र पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए या फिर श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो इस तरह से आपसे एक प्रश्न क्या पूछा जाता है, चित्र का पूछा जाता है। तो अभी हम लोग टोटल जो 21 प्रश्न देखे, ये प्रश्न सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।